अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज हम दो इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक तो जो जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन की कमिटमेंट है उसकी तरफ से कि वो रिजाइन कर देगा, उसकी वजह से फेडरल लिबरल पार्टी में लीडरशिप रेस शुरू हुई है। तो उसको हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं और किसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा, एज वी ऑल नो कि ट्रम्प जो है वो उसने ऑफिस संभाल लिया है, तो थोड़ा सा उसको फिर दोबारा टच बेस करेंगे कि जो हमारी टैरिफ की पॉलिसी है उसमें कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, एटसेट्रा। तो इसको ज़ेरे बहस बताएंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अरशद भट्टी साहब, जो कि एक दो दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो वेलकम भट्टी साहब प्रोग्राम में आज। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फरूख बेग साहब। ये दोनों ही बेसिकली पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, तो इनसे गपशप इन्हीं मौजूदात पे होती है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले लिबरल पार्टी ने शायद रीड कर लिया है कि व्हाट इज सर्विंग दीज डेज, लाइक लोग क्या बात कर रहे हैं, लोगों की क्या कंसर्न्स हैं, तो उसी को शायद एड्रेस करने के लिए ये लोग आना चाहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर हों लिबरल के, मुझे पता है आप नहीं हैं, बट अगर आपको वोट देना पड़े इन दोनों में से किसी को, या इन तीनों में से, चारों में से किसी को, who you will choose and why? Why? I will choose Mark Carney. अच्छा। Sure. Yeah. क्योंकि Chrystia Freeland को मैंने I've been watching her. At every position she made, I'm sorry to say, mess for Canada. तो चाहे चाइना के साथ हो, सऊदीया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, right? So it was very immature behavior. Mark Carney, he's a very intelligent person. अच्छा. Running a Bank of England and then Bank of Canada. So I'm hoping that if Liberal Party choose, even though he will work against us maybe, they will choose him as a leader, because we're thinking for Canada, right? So whoever become prime minister should be good for Canada, right? Well, if he becomes the prime minister, he will be my prime minister too, vice versa. So I think the Liberal Party will make a good choice, and it will be a fun election too. ओके। भट्टी साहब, आपका मुझे पता है आप भी शायद कार्नी को ही वोट करने वाले हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर जिसको भी आप चूज करेंगे, मेरा सवाल ये है बेसिकली कि आप चूज करेंगे उनकी पॉलिसीज वगैरह पढ़ के, या मुझे पता है आप न्यूमरोलॉजी पे आपका काफी फोकस रहता है, तो न्यूमरोलॉजी को देख के आप डिसाइड करेंगे कि हु माइट बी द winner and therefore vote for that specific person. नहीं, ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो तो दोस्तों में चलती है। अच्छा। इस तरह के बड़े पॉलिटिकल चीजों पे मैं इतना महारथी नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट डिसीजन है, आप समझते हैं ये। हाँ, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। जब हम अपने मुल्कों में होते हैं तो हम समझते हैं कि हम रैशनली चूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वो इमोशनल उसमें बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे अगर रैशनली स्पीकिंग दो चीजें हैं। मार्क कार्नी का सिर्फ ये नहीं कि वो बैंक ऑफ कनाडा का या बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर रहा है, वो किस वक्त में रहा है। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर था जब ब्रेक्सिट हो रही थी, और उस वक्त बहुत ही बड़ा क्राइसिस था इंग्लैंड के लिए। वो बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर उस वक्त रहा है जब पूरे नॉर्थ अमेरिका में 2008-9 में वो एक क्राइसिस था और पूरी हाउसिंग मार्केट और बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर गया था। लेकिन उसने उन दोनों में जो भी प्रूडेंटली उसने अपनी गवर्नरशिप की और जिस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बुलाई, तो बहुत बड़े क्राइसिस को अवॉइड किया। तो इसका मतलब है कि उसने, यानी वो कहते हैं ना कि कश्ती तो हर कोई शायद चला लेता है, लेकिन तूफान में कश्ती कौन चलाता है। तो एक तो उसकी ये वजह थी। दूसरी वजह ये है कि मार्क कार्नी जो है, अगर ट्रम्प ना आया होता तो और तरह से हम उसको असेस करते। और फिर दूसरी तरफ अगर डग फोर्ड साहब जो एक नया इलेक्शन शायद कल परसों अनाउंस करेंगे, तो उसको और तरह से करते। तो इस वक्त चीज जो है ना, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। तो मैं तीन छोटे पॉइंट इस तरह करूंगा कि अगर अमेरिका में ट्रंप ना आया होता तो इसको जो है पियर पोलिएव ने जीतना ही जीतना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे। मार्क कार्नी आ जाते, कोई और आ जाते, तो वो इतना ज्यादा वो को फर्क नहीं पड़ना था। हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि लेकिन अगर डग फोर्ड अभी इलेक्शन करवा देते हैं, तो एक ट्रेडिशन है कनाडा में, या कस्टम है, या एक पैटर्न है कि कोशिश कर, ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है और ओंटारियो ही जो है GTA बेल्ट जिसे कहते हैं, यही फैसला करती है
कि फेडरल गवर्नमेंट में कौन जाएगा और प्रोविंशियल में कौन जाएगा। अगर डग फूड यहाँ 4 साल के लिए आ जाते हैं तो फिर चांसेस हैं कि मार्क कार्नी अगर बन जाता है तो वो कोई टफ कंपटीशन दे पियर पॉलियब को। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि अगर देखें ना 9 मार्च तक इन्होंने फैसला करना है। 9 मार्च को जब फैसला हो जाएगा कि मार्क कार्नी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड के मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। क्रिस्टीना गोल्ड को मैं नंबर 2 पे डाल रहा हूँ। आचार्य साहब जो हैं वो उनके लिए एक ब्रांड नेम रिकग्निशन हो जाएगी, इसलिए वो आ रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं $3.5 लाख खर्च करके, तो थोड़ा सा नाम शनासाई हो जाएगी। लेकिन चूंकि उनको फ्रेंच नहीं आती, वैसे उन कहते हैं कि फ्रेंच को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है बहुत फर्क पड़ता है। और फिर ये जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मेरा बायस भी हो सकता है, लेकिन जैसे फरूख भाई भी कह रहे थे कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड की वजह से तो ये क्राइसिस एकदम इतना ज्यादा यानी खुल के सामने आया। तो मेरा तो ख्याल था कि एथिकली उसे लड़ना ही नहीं चाहिए था। क्रिस्टिया फ्रीलैंड के 2 पॉइंट्स हैं। एक, वो समझती कि उसने जब नेफ्टा नेगोशिएट हो रहा था तो बड़ी टफ नेगोशिएशन की है, लेकिन उस वक्त ये था कि कनाडा के सारे लोग उसके पीछे थे। अब कनाडा के सारे लोग तो क्या, लिबरल पार्टी के लोग भी उसके पीछे नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फरक साहब ने भी पॉइंट बताया कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड 3 हफ्ते पहले छोड़ के तो वो तो जस्टिन ट्रूडो के साथ थी। जितना कुछ भी है तो वो पियर पॉलियब को बहुत एक इजी डक कहते हैं ना, वो मिलेगी, इजी वो होगी कि पियर देखना, यानी कि लिबरल पार्टी ने ये देखना है कि कौन सा लीडर है जो ट्रंप जो भी कुछ करेगा उसको इन द शॉर्ट टर्म वो रिस्पॉन्ड कर सके, और बी पियर पॉलियब को टफ टाइम दे सके। तो उसमें मेरा ख्याल क्रिस्टिया फ्रीलैंड का मेरा नहीं ख्याल नाम आता है। तो मैं इस तरह ये चूज करूंगा, सिर्फ नंबरों पे नहीं, तो मैं मार्क कार्नी को इसलिए वोट दे दूंगा। वैसे कल आखिरी डेट है कैंडिडेट्स की, और जो लोगों ने रजिस्टर करना है वो आगे है। आखिरी एक छोटा पॉइंट है कि ये जो यानी कि जो लिबरल लीडरशिप रेट्स है उसके अपने रूल्स ऐसे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको कोई सर्टेन परसेंटेज लेने होते हैं। और हाँ, तो वो थोड़ा सा फर्क भाई, उस पर अगर थोड़ा सा आप रोशनी डालें तो। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये समझ आ रही है कि he could be a candidate who can, you know, fight back to Pierre Poilievre as well as the Mr. Trump. मेरा अगला सवाल थोड़ा सा ये है कि मैं बड़ी हैरान हुई जब इन्होंने ये कहा कि $350,000 एक कैंडिडेट को जमा कराने हैं या देने हैं लिबरल पार्टी को टू पार्टिसिपेट इन दिस लीडरशिप रेस। ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, और इसीलिए सारे फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा आ रहे हैं सामने। मनी डज मैटर, मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री टू ग्रो, वो चीजें सही हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एक आपने पैसों का कह देना कि पैसे इतने देने पड़ेंगे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। देयर माइट बी सम अदर मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स which may not be able to participate because of this big amount which they are asking right in the beginning. तो ये क्या फेयरनेस है? ये फेयर है लिबरल पार्टी के लिए इस तरह करना? जबकि वो तो है भी लोगों की पार्टी, जैसे कि लिबरल्स बहुत ज्यादा दफा कहते हैं कि कंजर्वेटिव्स का अप्रोच डिफरेंट है, हम ज्यादा सोशल बेनिफिट्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोगों को देना चाहते हैं, उसमें लोगों से इतना बड़ा राइट छीन लेना, क्या ये फेयर है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? I mean, in a certain way, it's not fair. Like at the same time, आपको पता कि parties they work on, they need fund to run the election, सारे campaign उसके लिए चाहिए होता है, तो that money goes towards that. और क्योंकि liberal party जैसे conservative party में to become a member is $15 a year. Yeah. Right? Liberal party में वो नहीं है, they don't charge their members, so they have to collect money somehow. और it seems like a big amount, लेकिन मेरा ख्याल इतनी बड़ी भी नहीं है। I remember 2018 में जब very good friend Tanya Granacallen, she came in against Doug Ford at the last minute, so she needed 100,000. So within 12 hours she was able to get 1,000 people, you know, 100 people who can give $1,000. तो ये हो सकती है। Yes, it discourage the people who wants to run, you know, for the country. लेकिन I don't know, भट्टी साहब इसको ज्यादा
बता सके लिबरल तो भट्टी साहब जी क्या होता है। अच्छा, इसमें एक और मैं क्वेश्चन भी ऐड करूंगी भट्टी साहब, इसमें ये बात सही है जैसे कि चलें पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैंपेन रन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि अनीता आनंद जो है उन्होंने शी स्टेप डाउन from participating in the next upcoming federal elections, although in what we learned she had plenty of money to spend to promote herself. So money does matter, but image matters the most. I think right? I will go from there because मैं उनकी riding से हूँ, so it was money was not an issue. She right. stepped down. Yeah, money was not an issue. So that's what I'm saying, that money does not cover everything. तो यहाँ पे क्यों इसको थोड़ा सा ये मनी की बात करके मनी को जैसे कि हाईलाइट कर दिया हो, इसको हमें थोड़ा सा नुआंस तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट है। एक तो यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, पाकिस्तान में भी जब MP MNA का कोई टिकट लेने के लिए अप्लाई करता है तो वो 25,000 30,000 कुछ भी एक फीस देता है। अच्छा, जिस तरह लिबरल पार्टी की मेंबरशिप फ्री है लेकिन कंजर्वेटिव में आपको $15 देने पड़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने जब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक डेवलप करती है हर पार्टी अपना, उसमें एक होता है कि आपने फीस देके आपने मेंबर बनना है या मेंबर वैसे बनना है, और उसके बाद आपने एंट्री फीस देनी है। अगर आप टूर्नामेंट भी देखें तो उनमें भी एंट्री फीस होती है, चाहे वो क्रिकेट के T20 के छोटे मोटे टूर्नामेंट जो मोहल्लों में होते हैं, ताकि जो उस चीज को करने में मैनेजमेंट कॉस्ट आ रही है वो इस तरह की फीस से आ सके। अच्छा, अब सबकी फीस होती है। अब इन्होंने ज्यादा फीस इसलिए रखी है कि एक तो विद इन 2 months इन्होंने ये लीडरशिप रेस करनी थी, और इनका था कि ज्यादा लीडर होंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे, अगर कम फीस होगी तो ऐसे ही मतलब उसका कोई ज्यादा वो फायदा नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना कि अनीता आनंद नहीं आई या मिलानी जोली या LeBlanc जो कि बहुत बड़े नाम है, वो इसलिए भी नहीं आए कि जो भी अभी आ रहे हैं वो हारने के लिए आ रहे हैं, यानी वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो आएंगे। हो सकता है कि जिस दिन 9 को वो आए, 9 को प्राइम मिनिस्टर बने, 24 को सेशन हो और 25 को एक नो कॉन्फिडेंस आ जाए और अगले दिन वो फारूक हो जाए, या ये कि अगर कोई इनका हो जाता है, अगर मार्क कार्नी आ जाता है तो वो मतलब कि 2-3 महीने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर वो खत्म हो जाए। लेकिन ज्यादा अहम चीज ये भी है कि यानी कि लिबरल्स जो हैं, इनकम्बेंसी सिंड्रोम उनका है, 9-10 साल बहुत हुकूमत कर ली, अब दूसरों ने आना है। तो अब जब दूसरों ने आना है तो जो लोग ज्यादा यानी वाइज और दूरंदेश हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते, जैसे अनीता आनंद है या माइकल LeBlanc, तो वो मिनिस्टर्स भी हैं। तो इसलिए वो एक बंदे को आने देंगे, उस एक इलेक्शन होगा और उसके बाद अगली जो पार्टी की रेस होगी उसमें वो लोग आएंगे। हाँ, अगर आखिरी पॉइंट ये है कि 350,000, उसकी लॉजिक ये है कि इन्होंने यानी कि उसकी 2 लॉजिक है। एक तो ये कि जो भी पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है, फंड रेजिंग उसका एक गोल होता है और उसका एक कॉम्पिटेंस होती है। तो वो देखते हैं कि कितने लोगों से वो कनेक्टेड हैं, और जैसे फरूक भाई ने बताया कि जब वो एक कैंडिडेट थी जिनको 100,000 चाहिए था तो उन्होंने फौरन वो यानी एक ईमेल गई और वो लोग करते हैं। दूसरा ये था कि इसमें ये था कि रिफ रैफ ना आए, बहुत सारे लोग ना आ जाए, 3-4 लोग ही आए, तो ये चीज है। लेकिन अनीता आनंद या बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आए कि 350,000 नहीं इकट्ठा कर सके, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जेब से नहीं देना होता, वो इकट्ठा करके देना होता है, क्योंकि ये भी एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फंड रेजिंग करनी है। तो इसी तरह जब आपको याद है कि जब जो बाइडेन ने स्टेप आउट किया है तो उसने जितनी फंड रेजिंग की थी तो वो कमला हैरिस को इसलिए भी नॉमिनेट करने के पीछे लॉजिक थी कि वो सारे के सारे फंड ऑटोमेटिकली उसको चले जाने थे, जो जितने भी थे। तो ये वजह होती है। चलें जी, अच्छी बात है। आपने एक बात की कि जैसे अनीता आनंद जो है वो जो भी वाइज हैं और जो दूरअंदेश हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब हम कह रहे हैं कि मार्क कार्नी या फ्रीलैंड या कोई भी और जो हैं वो मुल्क को रन करेंगे, तो इफ दे आर नॉट वाइज एंड दूरअंदेश तो क्या आपको आना चाहिए? आई एम जस्ट जोकिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें कहा जा रहा है काफी देर से कि बस करें। मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, इसका जरूर जवाब मुझे पता है आपको देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक एंड विल बी बैक सून। थैंक यू। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स,
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. वेलकम बैक। तो अभी इस छोटे से हिस्से में फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये ट्रम्प ने क्या हमें डिवाइड कर दिया है कि हमारे जो प्रोविंसेस हैं वही आपस में लड़ाई शुरू उन्होंने कर दी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है या डिस्कशन का टॉपिक ये है कि चूंकि ट्रम्प टैरिफ की मिस्टर ट्रम्प हर टाइम टैरिफ की बात करते रहते हैं, टी से टी मिलाते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो सारे प्रीमियर्स जो हैं कनाडा में वो सारे प्रोविंसेस से वो सारे इकट्ठे हुए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इट वाज द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। और उसके बाद जो इन लोगों ने कलेक्टिव एक डिसीजन दिया और डिसीजन ये था कि अगर टैरिफ लगता है 25% तो ये रिटेलिएट करेंगे बाय पुटिंग टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स स्पेशली एनर्जी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अल्बर्टा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में जाता है यूएस, तो उसको ये टैक्स करेंगे। तो उस पे जो अल्बर्टा का प्रीमियर है विच इज मिस स्मिथ, शी डिक्लाइन टू साइन दैट डॉक्यूमेंट। तो इसको थोड़ा सा रोशनी डालें, ये क्या हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। जी जरूर, थैंक यू फॉर आस्किंग। Knowing with trade between थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है कनाडा और अमेरिका का, तो let's start from Alberta. अल्बर्टा का जो है इट्स टोटली उनकी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट बेस है, ऑयल और मिनरल एंड नंबर, तो they don't import too much from America, right? तो अगर टैरिफ लगता है तो they will be the biggest hit. इन कनाडा के जितने भी प्रोविंसेस हैं, जैसे ओंटारियो है, ओंटारियो अगर हम 220 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, but we're also importing about 188 million from अमेरिका, तो टैरिफ अगर दोनों साइड से लगता है तो दे बोथ पार्टी विल गेट हर्ट। जैसे कनाडा में है लाइक 400 बिलियन प्लस, एंड बट वी आल्सो इंपोर्ट 300। तो अल्बर्टा, आई थिंक दैट्स व्हाई जो मिस स्मिथ हैं वो शी इज गोइंग सेपरेट बिकॉज हर province totally depends on that oil and mineral export and gas. तो इसलिए I think she's saying that let's sit down and discuss, बजाय इसके कि हम bullies एक दूसरे को करना शुरू कर दें। और मिस्टर ट्रम्प ने he already, I was reading and he mentioned to his one of his उनके पार्टी का कि when he met her, now he's more thinking of sitting down and discussing it further, which is the political way and which is the जो होना चाहिए। ये कोई गली की लड़ाई तो नहीं है कि हम we start threatening each other. We are neighbors, we are like
very close neighbor with the longest border, so हमें करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अच्छा भट्टी साहब, आप भी जरा ये बताएं कि ये जो बॉर्डर्स हैं, जाहिर है जब दूसरे मुल्क की बात है तो जाहिर है एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है, एक प्रोविंस दूसरे मुल्क से बात नहीं करता। तो लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि एक प्रोविंस जो है वो उनकी मिस स्मिथ जो है वो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी अटेंड करने वहां पे पहुंची हुई थी। वो 4-5 दफा 6 दफा मुलाकात भी उन्होंने की है। अब वो एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो कंट्री के इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट, या समटाइम्स आपको अपना प्रोविंस या अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट है एक लिहाज से, नॉट हर पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट बट हर प्रोविंस इंटरेस्ट, तो उसके लिए हम अपने मुल्क से अलग होकर भी सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को समझते हैं, कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि इज इट ओके टू डू दैट वे, और इफ शी डिड इट how to correct it, and what image we are portraying in front of another country, as उसमें हाँ, उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर यही चीज़ 80s में 1980s में हो रही होती, जब फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया नहीं था, तो और तरह से ये सब चीज़ें प्ले आउट करती, और हमें मीडिया में जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं तब पता चलता है। फिर दूसरे पॉइंट इसमें कि ट्रंप साहब का एक अपना अंदाज है नेगोशिएट करने का। वो एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, दूसरों को अनर्व करते हैं, और वो उसी को बार्गेनिंग लिवरेज यूज करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, और वही तो लोग जो है पहले से ही थड़क जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि कनाडा की अपनी एक हिस्ट्री है। आपको याद होगा कि जो क्यूबेक प्रोविंस है वो अलग होना चाह रहा था, और वो एक हिस्ट्री है जिसके बाद एक रेफरेंडम हुआ और बराबर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद अल्बर्टा का मिस स्मिथ से पहले से ये इशू चला आ रहा है। जब जैसन कैनी वहाँ के प्रीमियर थे तो उन्होंने कहा था कि अल्बर्टा जो है उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, और फिर अभी ये ट्रंप साहब तो अभी आए हैं, इससे पहले पेंशन में वो जो हिस्सा लेना चाह रहे थे, तो ये एक इशू चले आ रहे हैं। तो मिस स्मिथ जो हैं वो भी अपनी एक पॉलिटिक्स कर रही हैं, और एक अहम पॉइंट ये है कि अब हुकूमत जो है ना वो पहले बाहर होती है सोशल मीडिया पे, और फिर अंदर जाके नेगोशिएट होती है। तो वो आउटसाइड इन हो गई है, पहले इनसाइड आउट होती थी कि पहले आप अंदर फैसले कर लेते हैं और फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, प्रेस ब्रीफिंग। अच्छा, जहां तक ये है कि सही या गलत, तो इस वक्त जिस तरह की एक समझें कि एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीजें हो रही है, बहुत क्याटिक तरीके से जो चीजें लग रही हैं, उसकी वजह यही है कि ये गवर्नमेंट आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है। ये सारा एक पॉलिटिक्स है, इसको लोग अपने लिवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवेंचुअली जो है तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही नेगोशिएट करना है। लेकिन जब सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो ये डिस्कशन लेवल पे जो वो कर रही हैं, वो अपने प्रोविंस के इंटरेस्ट को बिल्कुल सही तरह से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी एक बार्गेनिंग लिवरेज के तौर पे कर रही हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली या रूल्स बाय प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर होंगे, वो जो उधर कर आएंगे उनको करना ही पड़ेगा, यानी उनको अबाइड बाय करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वो उन्होंने अगर यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट थी वो नहीं भी साइन की, तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। वो एक सिर्फ ये बताना था कि हम टीम कनाडा हैं या नहीं है। आखिरी पॉइंट ये है जो कि बहुत अहम है कि मिस्टर ट्रंप अगर कल से लगा भी देते हैं ना, तो पहले तो उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन ये कि अब वो कह रहे हैं कि 1 फरवरी को फिर वो 15 हो जाएगा, लेकिन असल चीज ये है कि वो एक एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जैसे उनका इंटरनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो उसमें टाइम लगेगा, वो नेगोशिएट करेंगे, और जो जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि हम उनको यानी कि इक्वल फुटिंग पे हम नेगोशिएट उनसे करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब इसमें जो बहुत अहम पॉइंट है जिसको हम मिस कर रहे हैं, कि अगर हम इसको सिर्फ कनाडा अमेरिका देखेंगे तो हमें बात उतनी समझ नहीं आएगी। इसमें चाइना भी है, क्योंकि वो टैरिफ जो है वो ग्लोबली भी लगा रहे हैं, वो नेटो के साथ भी सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बाकी सारे यानी यूरोपियन यूनियन भी, चाइना भी, ये भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और कनाडा को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें बेचनी है वो यहाँ नहीं तो कहीं और बेच देंगे। जी, सही बात है। वो तो हमने एक और प्रोग्राम में डिस्कस किया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जाहिर सी बात है नए ब्लॉग्स बन सकते हैं, नए ट्रेडिंग पार्टनर्स बन सकते हैं, तो बहुत कुछ चीजें बल्कि चेंज होंगी, तो ये हमेशा अच्छा ही होता है जो भी चीजें बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन वी वेस्टेड सो मच टाइम, क्योंकि जी 2016 से 20 ट्रम्प थे जी, हमें उस वक्त भी यही प्रॉब्लम आ रहे थे, एंड फ्रॉम 20 to 24 नाउ 25 हमने कुछ भी नहीं किया। अब फाइनली वो हमने कहा जी हमने 1.3 बिलियन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रखा, हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी इशू ट्रम्प साहब के लास्ट उसमें भी था। जी। दूसरी जो बात हो रही है मिस डैनियल स्मिथ की,
तो मैं जो देख रहा हूँ ये है कि प्रॉमिस को पास कोई चॉइस नहीं अब रहेगी। वेयर इज आवर फेडरल गवर्नमेंट? ट्रूडो साहब तो अपना वो बंद करके पार्लियामेंट तो वो चले गए हैं। हु इज रिप्रेजेंटिंग कनाडा राइट नाउ? तो प्रॉमिस को एक्शन लेना पड़ेगा। आई थिंक मिस्टर ट्रूडो शुड कम बैक and face open the doors of the parliament, you mean? क्योंकि अभी हमारी फेडरल गवर्नमेंट we have nobody. कि फेडरल गवर्नमेंट चल नहीं रही है, तो इसलिए शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको अपना एक्शंस खुद से लेने पड़ रहे हैं। You know, I could be wrong, but I think I'm not. So that could be one of the reasons. चलें जी, ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है उस एंड पे। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। सॉरी डॉक्टर फरा, एक छोटा सा एक दिलचस्प और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग पॉइंट। न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जितना मिस्टर ट्रंप बुरी तस्वीर दिखा रहे हैं उतनी बुरी होगी नहीं, तो इसलिए शांत रहें। आपका कहने का मतलब है कि वो जो ऊपर से बार करते हैं ना, वो अंदर से इतने सख्त होते नहीं हैं, अंदर से नरम ही होता है। जो ऊपर से बहुत बोल रहा होता है ना, वो नहीं, इसलिए कि वो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना बहुत, तो थिंग्स विल बी फाइन। एंड ही इज अ स्ट्रेटेजिक प्लेयर बेसिकली, ही नोज हाउ टू solve every problem for the border control, तो हमें उस पे करना चाहिए, बाकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। I don't देखिए, उन्होंने 4 साल कहा कि मैं इसको टिकटॉक को बंद कर दूंगा, पहले दिन आते ही उन्होंने कहा नहीं बंद करना। तो वो बस इस तरह ही होती है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपनी बेस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट चाह रही होती है, आप करते हैं, लेकिन फिर वो यानी स्टेटमेंट तो 1 मिनट में दी जाती है, लेकिन वो जो उसकी पब्लिक पॉलिसी बननी है, उसने एग्जीक्यूट होना, उसमें टाइम लगता है। तो थिंग्स विल बी फाइन। That's what my analysis No, of course. We believe so, that things will stay fine. Whatever is in the best interest of our country, they will be, trying to impose or implement those kinds of strategies, and negotiation is the only key. चलें, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में दोबारा शामिल होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह की फर्दर डिस्कशन होगी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को ही हम ज़ेर बहस लाते हैं। और होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत हमें बता दें कि कितना आप एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उसमें जरा ज्यादा एनर्जी डाल दें, या जैसे भी है, या कोई और टॉपिक्स अगर आपकी नजर में हो, तो आई थिंक दैट यू डू हैव आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो प्लीज रीच आउट टू अस इफ यू वांट टू सी एनी चेंजेस इन आवर प्रोग्राम। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम एंड सी यू नेक्स्ट वीक।